हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। होपफुली तैयारी बढ़िया चल रही होगी तो कंसंट्रेट करके आप पढ़ रहे होंगे। एक सर पेंडिंग चीज़ है, स्टेचुटरी अपडेट्स मई 24 एग्जाम्स इनकम टैक्स की। जीएसटी की तो हमने क्लास में साथ साथ ही खत्म कर दी थी, तो ये चीज़ रहती है भाई। तो ये मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ। जो भी अमेंडमेंट्स हैं पूरी डिस्कस करा दी जाएंगी, प्रैक्टिकली उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है सब साथ साथ हम देखेंगे। तो स्टेचुटरी अपडेट्स आईसीआई ने इशू की हुई है, काफ़ी टाइम हो चुका है इसको, तो आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। बाकी अगर आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे तो मैं भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो मई 24 एग्जाम्स के लिए जिस तरह हमें पता है कि भाई स्टेचुटरी अपडेट्स आ चुकी हैं, तो उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। तो सैलरी में एक जबरदस्त अमेंडमेंट है आरएफए के रिगार्डिंग, जिसके बारे में जब बैच शुरू हुआ था तब भी बात होती थी कि भाई ये नोटिफाई होना रहता है, जैसे ही नोटिफाई हो जाएगा तो दिक्कत दे सकता है। तो भाई एक तो ये है। तो अगर इसी पे सीधा चलें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो मैं थोड़ा सा आपको ना पहले पुराना याद करवा दूं यार कि भाई तुमने आरएफए पहले कैसे पढ़ा हुआ। तो उसको समरी में से भी करा सकते हैं, नहीं तो यहाँ 1 मिनट आ जाते हैं। आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट हो, अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है, ऐसी सिचुएशन में तो जो गवर्नमेंट लाइसेंस फी फिक्स करती है, ये देखें, ये आपके पास पुराना जो मटेरियल है वो सबके पास अवेलेबल ही है। इफ द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, तो जो लाइसेंस फी फिक्स होएगी उसकी, वही वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन होगा। ये पुराना हम देख रहे हैं, अमेंडमेंट में फिर चलते हैं। और अगर अदर एम्प्लॉयर्स हैं, तो उसमें हम ये देखते होते थे कि भाई इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 लाख से ज़्यादा और 25 तक है तो 10% ऑफ सैलरी, और अगर 25 लाख से भी ज़्यादा है तो 15% ऑफ दी सैलरी। सैलरी का मतलब वहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड है, आपको पता ही है। और अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने रेंट पे लेके तेरे को प्रोवाइड कर दी, तो 15% ऑफ सैलरी, या रेंट पेड और पेबल विच एवर इज लेस। हाँ, अगर उसमें फर्नीचर की भी बात करनी है, मैं पुराना पूरा पहले आपसे चेक करा लूं कि आपको सब याद है ना। तो फर्नीचर में ये देखते थे, इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम बेसिस पे, डब्ल्यूडीवी पे बिल्कुल काम नहीं करना। और इफ इट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, तो फर्नीचर का एक्चुअल किराया, केस चाहे कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट हो एम्प्लॉयर, चाहे भी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो, चाहे हायर्ड हो, फर्नीचर का ये सब रहता था। तो इसको हम थोड़ा सा और समरी में ले चलते हैं, फिर नोटिफिकेशन को शुरू करते हैं। तो हम ये देखिए जी, जो नोटिफिकेशन आई है मैं आपको एक्चुअल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1923 है। तो अप टू 31 अगस्त तक सिचुएशन अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की करें, तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखनी है, यही 10 लाख, 25 लाख वाला, 10 से 25 और 25 से ज़्यादा। ये आपको अच्छी तरह से याद है। अब ये जो विद इफेक्ट फ्रॉम 19 है, ये मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर हमारा हायर्ड अकोमोडेशन हो रहता है, तो वैल्यू शेल बी द लोअर ऑफ द रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ द सैलरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा था, ये सब पास्ट है। अब क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आई, पहले एक्चुअल नोटिफिकेशन दिखाते हैं आपको। ये देखें सर, ये नोटिफिकेशन यहाँ लिखो, नोटिफिकेशन डेट 18 अगस्त 23, एक्साइज ऑफ द पावर कॉन्फर्ड, ये सारा लिख के बाद उसने लिखा है कि दे शैल कम इनटू इफेक्ट। ध्यान से इस चीज पे ध्यान देना भाई, दे शैल कम इनटू इफेक्ट, दे शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 23, 1 सितंबर 2023 से ये लगेगा, ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो सर ये तो फिर डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, क्योंकि ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर है, तो 5 महीने आपके ओल्ड रूल रह गया, 7 मंथ्स जो बचे उसके लिए न्यू रूल आ गया। अब आप आईसीआई की स्टेचुटरी अपडेट पे चलो, यहाँ आ गए। यूनिट 1 सैलरी, सेक्शन 17(2), ये आईसीए वाला तो मैं पूरा पढ़ दूंगा आपको। कंटेन्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, सबसेक्शन 1 एंड 2 प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन और वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट। बिल्कुल सही, क्योंकि 17(2)(1) रेंट फ्री अकोमोडेशन होता था, 17(2)(2) होता था कंसेशनल। शैल बी कंप्यूटेड इन प्रिस्क्राइब मैनर, ओके। Accommodation would be deemed to have been provided at a concessional rate if the value of accommodation computed in a prescribed manner, मतलब कि पहले फ्री की तरह वैल्यू कर लो, उसमें से रेंट जो आपसे कोई लिया गया माइनस कर लो, गैप बचता है तो हम टैक्स करते थे। सर यहाँ तक तो कोई अमेंडमेंट वाला फील ही नहीं है। सर आओ, अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी वाइड दीज नोटिफिकेशन सब्स्टिट्यूटेड रूल 3(1) टू स्पेसिफाई द मैनर। ओ लो सर, आ गया जी तरीका। अब ध्यान से, नोटिफिकेशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1923 है, तो जो अब आप पढ़ने जा रहे हो 1 सितंबर 2023 से लागू होगा, उससे पहले पुराना रूल ही रहना चाहिए।
तो आओ सर नया रूल पढ़ें। पहला केस, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सीजी और एसजी टू एनी एम्प्लॉई होल्डिंग इधर होल्डिंग ऑफिस और पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर ऑफ यूनियन, यूनियन मतलब सेंटर, स्टेट तो आप समझते ही हैं। तो इसका मतलब सरकारी बाबू को अकोमोडेशन दी गई है तो कैसे वैल्यू करना है। सर देखो, इन केस ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, वही पुरानी घिसी-पिटी लाइन, लाइसेंस फी डिटरमिन्ड बाय द सीजी और एसजी। ਇਹਦਾ मतलब नो अमेंडमेंट, नो नो, गवर्नमेंट के केस में कोई अमेंडमेंट नहीं। एज रिड्यूस बाय जो पैसा आपसे ले लिया, मतलब रूल ही अब इस तरह बेहतर तरीके से लिख दिए गए हैं कि भाई कंसेशनल का भी जवाब साथ ही दे रहे हैं कि पहले लाइसेंस फी उठा ले, माइनस कर ले जितने देर से ले लिए। अब तू कह रहा है यार वहां तो फर्नीचर भी है, आजा वो भी देख ले। वैल्यू पर्क, इस टेबल में जो पर्क आया उसको और बढ़ा दें फर्नीचर के लिए। अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, मतलब फर्नीचर एम्प्लॉयर का, 5 लाख का फर्नीचर आपके बंगले में लगा दिया बाबूजी, तो 5 लाख का 10% कर दो, 50,000 रुपए जुड़ जाएंगे। पर अगर सरकार ऐसी है कि उसके पास पैसा नहीं है फर्नीचर खरीदने का, उसने एसी वगैरह रेंट पे लेके आपके बंगले पे लगाए हैं, तो सर बस फिर क्या करना है, जो किराया दिया होगा वो जुड़ जाएगा। एज रिड्यूस, ये एड रिड्यूस दोनों के लिए, मतलब कि फर्नीचर के लिए आपसे कोई भी पैसे लिए जा रहे हैं तो माइनस कर लेने हैं। तो भाई पहले तो आप खुद देखो, आप अपने आप को समझाओ यार, इफ दी रेंट फ्री अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट देयर इज नो अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट नहीं है, शांति पूरी। और आगे, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, यस यहां से आपका तगड़े वाला, बहुत तगड़े वाला, वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अब अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ये देखो मैं ना यहाँ समरी रखी हुई है, ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में 31 अगस्त तक 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखी जाती थी, ये स्लैब्स होती थी, पक्की याद है। ये सारी स्लैब टूटने वाली है बेटा, सारी चेंज होने वाली। कहता है 10% ऑफ सैलरी करेंगे अगर 2000, ध्यान से यहाँ 2011 सेंसस की पॉपुलेशन मैटर करती है, 2011 के अकॉर्डिंग देखना। 10% ऑफ सैलरी करेंगे अगर 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हुई, 7.5% करेंगे अगर 15 लाख से ज्यादा और 40 लाख तक हुई, बाकी जगह पे तो 5% ही कर देंगे। इसका मतलब मैक्सिमम कितना टैक्स हो सकता है, 10%। ठीक है, अब इसको यहां से देख लो, जैसे हमने बना लिया 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखी जाएगी। 15 लाख तक के शहर में रहते हो जहां पॉपुलेशन 15 लाख तक है, तो 5% ऑफ सैलरी कर देना बेटा। 15 से ज्यादा है और 40 से ऊपर नहीं जाती तो 7.5% कर देना मुन्ना। 40 से ऊपर चली जाती है तो 10%। तो कहने का मतलब इंप्लॉई के एंगल से तो फायदा ही है, पर्क की वैल्यू कम ही आएगी। पुराने रूल में तो 15% तक चला जाता था, पर आपका जो ईयर है ना 23-24, ये भाई उलझ गया, क्योंकि नोटिफाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1923। तो एक छोटा सा क्वेश्चन एंड में हम बनाएंगे भी इस पे, पहले तो पूरा पढ़ लें। अब उन्होंने फर्नीचर के लिए भाई सेम लिखा है, एग्जाम टाइम है, फालतू की वीडियो लंबी नहीं खींचना चाहता, फर्नीचर के लिए सेम लिखा हो, तुम खुद भी पढ़ चुके हो या पढ़ लोगे तो दिख जाएगा। क्या करना है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ ओसी, WDB टू बी इग्नोर्ड, हायर्ड एक्चुअल किराया। फिर ये भी लिख दिया गया कि भाई जो भी वैल्यू वैल्यू आ रही होगी उसमें से जो पैसे आपसे लिए गए वो माइनस कर लेना, ठीक है भाई। अब इसका मतलब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर केसेस में तो चेंज है, बिल्कुल बहुत बड़ा चेंज है। अगर अकोमोडेशन किराए पे लेके देता है एम्प्लॉयर, मतलब हायर्ड बाय एम्प्लॉयर जिसे हम कहते थे, तो पुराने रूल में तो बेटा जी हम यहाँ इसे रेंट और 15% ऑफ सैलरी से खत्म कर देते थे। सर इसमें भी बदलाव है, हाँ जी सर बदलाव बिल्कुल है। एक्चुअल रेंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच चार्ज। सर बड़ा आसान तरीका, देखो पहले ये कैसे सॉल्व करते थे, ये कहते होते थे कि देखो ओन्ड में मैक्सिमम 15 तक जाता है, तो हायर्ड में हम पॉपुलेशन पॉपुलेशन नहीं देखेंगे, रेंट वर्सेस 15% ही कर देंगे सीधा। वैसे ही अब आपने याद रखना है, नए रूल में मैक्सिमम 10% तक जाता है, तो भाई अब हम हायर्ड में कोई सिटी सुटी नहीं देखेंगे, सीधे ही 10% से कंपैरिजन कर देंगे। ये देख लें, 10% ऑफ सैलरी एज रिड्यूस बाय दिस। तो ये है कहानी, मेनली कहानी है, मेनली कोई इतना हुआ ना बनाए इसे। अब होटल का तो भाई देखो आपको पता ही है, वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ होटल बाय एनी एम्प्लॉयर, ठीक है ना भाई। तो उसमें ये अनफर्निश्ड वाला तो एप्लीकेबल ही नहीं होता, उसमें तो 24% ऑफ दी सैलरी और एक्चुअल किराया विच लेस होता है। ये तो सर पहले भी ऐसा ही था, आपसे कोई रिकवरी होगी है तो माइनस हो जाएगी। फिर अगर आपको अकोमोडेशन होटल में दी गई थी 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं, वो इस वजह से जैसे दिल्ली से आप बेंगलोर चले गए थे, तो नए लोकेशन पे एम्प्लॉयर आपके लिए घर ढूंढ रहा था, उसने कहा अभी होटल में रह लो,
तो अगर ट्रांसफर के चक्कर में 15 दिन तक आप होटल में रहे हैं तो इट इज नॉट अ पर्क, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है। अब आपने अमेंडमेंट देख ली, अब समरी एक बार दोबारा देखो। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में अभी और डिटेलिंग करेंगे भाई, लाइसेंस फी हुआ जैसे पहले थी। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर वाले केसेस में आपका 31 अगस्त तक 15% ऑफ सैलरी रहेगा कंपेयर विद एक्चुअल रेंट। 19 से वहां 10% ऑफ सैलरी होने वाला। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर केसेस में 31 अगस्त तक पॉपुलेशन 2001 के सेंसस की देखनी है। 10, 10 से 25, 25 से ऊपर कितना कितना, 7.5%, 10%, 15%। ये पॉपुलेशन 10, 10, 25, 25 से ऊपर 7.5, 10, 15। 2011 सेंसस यहाँ से लागू, पॉपुलेशन 15 लाख तक तो 5%। 15 से ज्यादा और जंप बड़ी मारनी है अब जरा, 40 तक जाना है, 7.5%। 40 भी क्रॉस हो गया तो 10। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई देखो, जो ये नोटिफिकेशन है ये आपके सामने है, सरकारी नोटिफिकेशन पड़ी हुई है, दे शैल कम इनटू इफेक्ट ये लिखा हुआ। लोग ज्यादा इस पे ना प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे भाई, जो अपनी समझ है हम उस हिसाब से रखने लगे हैं। कल को आईसीआई कुछ और कर दे तो उसके बारे में हम वीडियो में जरूर आपको बता देंगे। सर ये अब पूरा साल, तो अगर 12 महीने आपको अकोमोडेशन मिली तो आप इकट्ठे तो वैल्यू नहीं कर सकते, क्योंकि पिछला रूल 31 अगस्त तक बैठा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे ही बना दें भाई, थोड़ा सा आपको आइडिया सा हो जाए ताकि हमें दिक्कत ना आए। देखिए सर ये सिचुएशन है, आरएफए की जो सैलरी होती थी ना भाई, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो वैसी गिननी है जैसे पहले होती थी। मैं थोड़ा सा आपको वो भी याद करा दूंगा। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है, ये जैसे 1923 यहाँ आके नई नोटिफिकेशन आ गई तो 5 महीने आपके इधर रह गए, 7 महीने इधर रह गए। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ आरएफए सर, क्विक रिवीजन, सर बेसिक पे प्लस डीएवी सेंटर प्लस कमीशन ऑफ ऑल टाइप, बोनस इंसेंटिव सब कुछ, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट बाय वट एवर नेम कॉल्ड, डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ध्यान, पर्क्स नहीं आते। हम क्लास में बात करते थे पर्क्स की वैल्यूएशन के लिए, जब सैलरी निकलेगी तो उसमें पर्क्स नहीं आएंगे। अब मान लो आप पेपर में हो, तो आपके सामने सैलरी क्लियर है, तो आपने पहला काम क्या करना है कि 5 मंथ्स के लिए सैलरी अलग बनानी है, 7 मंथ के लिए अलग बनानी है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आए। ठीक है। अब मान लो आपकी 5 मंथ्स की, फर्स्ट 5 मंथ्स की जो सैलरी आई, दैट इज 3 लाख, 3 लाख रुपी सैलरी आई। अब अगले 7 मंथ्स में हो सकता है कोई इंक्रीमेंट भी लग गई, तो ऐसे यूनिटरी मेथड नहीं किया सर, ऐसा ना सोचना जाना, वहां आपने प्रॉपर डेफिनेशन लगाई, तो वहां सैलरी 5 लाख आ गई। अब आपने देखा कि जो अकोमोडेशन है वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। कौन सा केस है सर, हायर्ड। हायर्ड में पॉपुलेशन तो मैटर नहीं करेगी, पर होगा क्या, आप इस 3 लाख का 15% कंपेयर करोगे, अब इस 5 लाख पे लगेगा 10%। ये 7 महीने की सैलरी हो 5 की, कंपेयर विद द एक्चुअल किराया। किराया मान ले 10,000 रुपये पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 5 और यहाँ 10,000 इंटू 7। ठीक है। अब ये 3 लाख पे 45,000 ही सिलेक्ट होगा, विच एवर इज लोअर करना होता, यहाँ 50,000 ही सिलेक्ट होगा। तो पूरा साल अगर तू एक रूल लगा देगा भाई, तो फिर तो तू शायद 10% ही लगाएगा, क्योंकि 15 वाला तो पूरे साल लग नहीं सकता, वो तो यहाँ खत्म हो गया। और ये नया वाला कह रहा है कि भाई मैं यहाँ नोटिफाई हुआ 19 से, तो कुछ ऐसे सवाल करना पड़ेगा पेपर में। ठीक है। अब मैं ओन्ड पे भी एक एग्जांपल दे देता हूँ, तो सैलरी की फिगर्स को ही रख लेते हैं, 5 मंथ्स, 7 मंथ्स, यहाँ 3 लाख और वहाँ 5 लाख। ठीक है। मान लो अपना गवर्नमेंट वाला केस नहीं है, बट हमारे एम्प्लॉयर का अपना घर है जो उसने हमें दिया हुआ, तो हमने पहले तो जिस शहर में वो घर है, अगर ये पहले 5 महीने सॉल्व करना, तो 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखनी है। हाँ जी सर, इसके अकॉर्डिंग देखनी है, हाँ जी सर इसके अकॉर्डिंग ही देखनी पड़नी है। अब मान लो मैं टेबल भी तुम्हारे सामने रखता हूँ ताकि तुम तो पूरा इंटरेस्ट बना रहे। सर 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग उसकी जो पॉपुलेशन आती है, मान लो 22 लाख की पॉपुलेशन आ जाती है, या ऐसे कहते थोड़ा दोनों टेबल यूज हो जाए तो ऐसे कहते 7 लाख की पॉपुलेशन आती है, चल 7 लाख ही बोलो सर। कहाँ गए, ये रहे 7 लाख की पॉपुलेशन। तो आप क्या करोगे, अब 7 लाख की पॉपुलेशन आप कहोगे ठीक है अभी वैल्यू कर देते हैं। आप ये देखोगे कि भी 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग अप टू 10 7.5 ही होता, तो आप 3 लाख
इंटू 7.5% करके यदि वैल्यू निकाल लोगे 22,500 रुपये। इनमें कोई कंपेयर तो होना नहीं। अब जब यहाँ नया रूल आ गया 1 सितंबर से, तो इसी शहर की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। अब 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग 2000 देख रहे थे पहले, अब 2011, तो पता नहीं पॉपुलेशन क्या आ जाए। सर मान लो अब इनकी पॉपुलेशन यहाँ पे आ जाती है 17 लाख, 10 लाख बढ़ा दी मैंने ठीक है जी। अब आप गए टेबल में, आपने देखा कि भाई 17 लाख पॉपुलेशन, अच्छा जी 15 से ज्यादा पर 40 से ज्यादा तो नहीं है, 15 से ज्यादा तो 40 से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे तो जी फिर से 5 लाख के ऊपर 7.5% ही आ गया। ये ख्याल आपको पेपर में रखना पड़ेगा सर। वो दो दो पॉपुलेशन जब आपको देगा ना, तो आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए। तो आपसे अब एक रिक्वेस्ट है कि जितने आपने आरएफए के क्वेश्चन किए हुए थे, उसमें आरएफए वाला पोर्शन अगर मान लो पहले अमेंडमेंट कवर नहीं है, दोबारा कर लें। सैलरी को स्प्लिट कर लें, 5 मंथ्स की सैलरी अलग कर दें, 7 मंथ्स की और कर दें, फिर उसे सॉल्व करें। फिर जी अगर आपको कि सर हमारे क्वेश्चन में तो जो पॉपुलेशन है वो एक ही सेंसस के अकॉर्डिंग दी हुई है, सर पेपर में वो चीज़ बताई जाएगी, क्योंकि अब ये कह देना कि दो जो सेंसस हैं जिनमें वैसे ही 10 साल का गैप है, पॉपुलेशन चेंज ही ना हो यार, ये तो बात थोड़ी और हो जाएगी ना। तो वो सारा पेपर में एक्चुअल में आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने और इसमें हमें क्या क्या लिख के दिया। मेन चीज़ तो आपको पता चल गई। अब सर इस नोटिफिकेशन के नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर अपना एम्प्लॉई ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसे उस नए शहर में भी, जैसे बंदा चंडीगढ़ में काम करता था वहां अकोमोडेशन मिली हुई थी, उसे दिल्ली भेज दिया गया और नए शहर पे जाते सार घर मिल गया, चंडीगढ़ वाला वो घर भी उसके पास है अभी, और दिल्ली में भी घर मिल गया, ये तो आपको याद है क्या होना। वैल्यू पर्क, वैल्यू पर्क, अब दो घर हैं ध्यान से, विल बी डिटरमिन्ड विद रेफरेंस टू ओनली वन सच अकोमोडेशन जिसकी कम वैल्यू होगी, फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। तकरीबन 3 महीने के लिए, पहले 3 महीने के लिए चंडीगढ़ भी सॉल्व होगा, दिल्ली भी सॉल्व होगा, विच एवर लेस पे टैक्स देना। पर अगर उसके बाद भी आप दोनों घर रख के बैठ गए, तो भाई इन दोनों की वैल्यू टैक्स हो जाएगी। जैसे मेरी असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको याद होंगे, 5 मंथ्स के लिए दो घर होते थे, तो पहले 3 महीने विच एवरी लेसर, और बाकी के 2 महीने बोथ विल बी। ये तो फिर पुराना ही था। सर ये अगले वाला वैल्यू पर्क टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू सी आई आई, ये सर मतलब आपको जरूरी नहीं है, अभी इस अटेम्प्ट के लिए जरूरी नहीं है, अगली अटेम्प्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ, आप पर इस पे टाइम वेस्ट ना करना, इस पे सवाल शायद नहीं पूछना चाहिए उन्हें इस बार तो। जिस तरह वो कहता है, वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड और टेकन ऑन अ लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर, सेम इज कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फॉर मोर देन वन प्रीवियस ईयर, द वैल्यू पर्क एज कैलकुलेटेड इन टू। देखिए जी पीछे चलें, ये जो टू है गवर्नमेंट का नहीं है, जहाँ आपके प्राइवेट सेक्टर वाले आते हैं, मतलब अदर देन गवर्नमेंट आते हैं, ओन्ड हो चाहे हायर्ड हो, कहता है आप इसके अकॉर्डिंग ना उस अकोमोडेशन की वैल्यू निकाल लो आज, इस साल, कंटिन्यू टू प्रोवाइड द सेम टू द एम्प्लॉय फॉर मोर देन वन प्रीवियस, मतलब यही घर जो आज 23-24 में मैंने सॉल्व कर लिया, 24-25 में भी मेरे पास है, तो अब मैं क्या करूंगा, above shall not exceed the amount so calculated for the first year as multiplied by the amount which bear the ratio CII for the previous year for which value is calculated, divide by CII of the previous year in which accommodation was initially provided। तो भाई ये आप पता क्या करना चाह रहे हैं, कि जैसे तुम्हें एक घर मिल गया पहले साल जब मिला, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू आ गई मान लो 78,000, तो ये कह रहे हैं अगले साल भी यही घर है, तो आप ऐसा करो CII ऑफ नेक्स्ट ईयर से, जैसे कैपिटल गेन में करते हो ना, वो CII उससे मल्टीप्लाई कर लो, और फर्स्ट टाइम जब घर मिला था उसके CII से डिवाइड कर लो, मतलब एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़े, बार बार करनी ना पड़े। बट ये देखना होगा अगर सेम अकोमोडेशन इज कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड, अगर अकोमोडेशन बदल गई तो बात बदल जाएगी। तो सर ये इस साल नहीं हो पाएगा, ये अगले साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बेटर है कि आप जो थर्ड नोट है उस पर ध्यान दें, इंप्लॉई सर्विंग ऑन डेपुटेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में एक कॉमन वर्ड है डेपुटेशन, वेयर अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द सीजी, बाय द सीजी और एसजी टू एनी एम्प्लॉई,
टू एनी एम्प्लॉई हु इज सर्विंग ऑन अ डेपुटेशन विद एनी बोर्ड और अंडरटेकिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ सच गवर्नमेंट। अब बंदा जी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। अब आपको पता है जी सेंटर के और स्टेट के बथेरी बॉडीज और अंडरटेकिंग्स होती हैं, मतलब ये आप पता ही है सारा ये सारा। तो इस सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेपुटेशन में वहां भेज दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में या बॉडी में, या सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या बॉडी में। द एम्प्लॉयर ऑफ सच एन एम्प्लॉय shall be deemed to be the that body or undertaking where employee serving on deputation। कहना अब आपको उस बॉडी या अंडरटेकिंग का ही एम्प्लॉय माना जाएगा और वो बॉडी या अंडरटेकिंग आपकी एम्प्लॉयर कहलाएगी। सर फिर ये तो मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि फिर इस तरह गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग वगैरह होती हैं, जब उनमें बंदे काम करते हैं फिर उनको तो हम गवर्नमेंट वाले रूल से वैल्यू नहीं करते थे। हम कहते थे एसबीआई गवर्नमेंट थोड़ा ना है, उसमें तो गवर्नमेंट का बस स्टेक है। ये तो ऐसी बात हो जाएगी, क्योंकि ये कह रहा है कि तुम्हें डेपुटेशन पे, मतलब परमानेंटली नहीं, कुछ समय के लिए उस अंडरटेकिंग में भेजा गया है। तो अब वो अंडरटेकिंग ही तुम्हारी इंप्लॉयर है, ये कह रहा है। वैल्यू ऑफ पर्क ऑफ सच एन अकोमोडेशन शैल बी, ओहो, कहता है अब 2A ऑफ द टेबल लगेगा। ओ तूने दिखा दिया कि लाइसेंस फी वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा और माना जाएगा जैसे अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। अब सर ये फर्स्ट प्रीवियस ईयर वो CII वाली बात के लिए तो वो आप वहां तक रखें। मैं अब कोशिश करता हूँ कि एक छोटी सी अमेंडमेंट इसमें और कवर करा के फिर बाकी अगले अगले पार्ट्स में रखते हैं। तो भाई कोई बड़ा रश नहीं है, दोबारा एक बार बच्चों को मैं कॉन्फिडेंट कर दूं कि जो भी क्वेश्चन RFA में अगर आ गया पेपर में, गवर्नमेंट का हुआ तो लग गया, फिर लाइसेंस फी पे सॉल्व कर लेना 12 महीने इकट्ठे। पहले उसमें 2 ब्लॉक बना देना, 5 महीने 7 महीने। फिर देखना अगर तो हायर्ड है फिर तो बस परसेंटेज ही चेंज होनी है, पहले 15% इधर 10%। और अगर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है फिर पॉपुलेशन पता करना कि भाई 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग उस शहर की क्या पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग पहले 5 महीने सॉल्व करना। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उस शहर की क्या पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग अगले 7 महीने सॉल्व करना। भाई इतना पंगा, फर्नीचर में कोई अमेंडमेंट नहीं, बाकी कोई इशू नहीं भाई। ICI को थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन भी बना के देने चाहिए थे एक्सप्लेन करने के लिए। चलो वो तो डिमांड्स हमारी कभी पूरी नहीं होती। अगली अमेंडमेंट देखें। यूनिट 3, चैप्टर 3 यूनिट 3 PGBP। चलिए जी, टाइम लिमिट सर थ्योरेटिकल अमेंडमेंट है, प्रैक्टिकल में ज्यादा नहीं घुसेगी। टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर फिनिशिंग द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन अंडर 35D। 35D याद होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव का सेक्शन है, 1/5 की डिडक्शन मिलती है, क्वालिफाइंग अमाउंट बथेरी बातें होती हैं। सेक्शन 35D प्रोवाइड फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसिव इंकर्ड बाय इंडियन कंपनी, यस, और अ पर्सन अदर देन कंपनी हु इज रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, यहाँ तक तो ओके। कहता है एज पर द प्रोविजन टू दिस सेक्शन assessee हैज टू furnish a statement containing the particular of expenditure in connection with feasibility report, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। लिए आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करनी है इन खर्चों की। मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, एलिजिबल फॉर अमोर्टाइजेशन विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है भी ओके। अब वो टाइम बता दो भाई कब तक करनी है। अकॉर्डिंगली CBDT वाइड नोटिफिकेशन इंसर्टेड रूल 6A BBB to prescribe that statement containing the particular of expenditure is to be furnished 1 month prior to the due date of furnishing the return of income। कहता भाई जो आपकी ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम है 139(1) की, उससे 1 महीने पहले ये स्टेटमेंट सबमिट कर देना। तो भाई बड़ा इजी है भाई, संभाल लो, कर लो क्वेश्चन थोड़े बहुत RFA के बना लो। हिंट के लिए मैंने आपको सिचुएशन दे दी कि ऐसे हुआ है जी, इसके अकॉर्डिंग चलना है। इफेक्ट द 19 से ही लें, ये ना कह दें कि पूरे साल के लिए नया रूल है। नोटिफिकेशन में लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 19। ठीक है, डन है जी। अगली वीडियो में अगली अमेंडमेंट भी करते हैं। डन, ओके जी।